हमेशा याद रखना कि ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, बात करना है इस पे। और बोलेंगे कि कहाँ पे इनका जन्म कहाँ किस जगह पे हुआ था, ये अगर आपसे पूछे तो एपीनाल एक जगह है, एपीनाल, ठीक है, एपीनाल लॉरेन, ठीक है, ये जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में बात करते हैं, स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस पे बात करते हैं? ये समाजशास्त्र को जो है, जो समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहा है, समाजशास्त्र, ठीक है, इनको जो है समाजशास्त्र को स्वतंत्र, ठीक है, वैज्ञानिक अनुशासन, बरखाम जो है मतलब खींचना नहीं है, सटीक बात करना है। समाज को इस चीज़ पे बात करते हैं, स्थापित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें आपको समझना क्या है कि स्वतंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जो भी इच्छा आप कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, टीचर बनना है, जो भी करना है, ABCD XYZ कुछ भी आपको करना है, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन हाँ, उसके लिए एक दायरा बना हुआ है, कि अगर आपको मान लीजिए टीचर बनना है, तो यहाँ है इंडियन कंटेस्ट में है कि आपको एक BEd करना होगा, ठीक है, पहला प्रोसेस है कि आपको BEd करना होगा, उसके बाद स्टेट निकालना होगा, फिर BPSC का प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप BEd करके आप बोलोगे कि मैं IAS बन जाऊँगा, IPS बन जाऊँगा, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। एक नियम बना है, जैसे कि समाज में रूल रेगुलेशन है ना, या फिर लॉ, कानून, नॉर्म्स, वैल्यू जो भी है, ये बना हुआ है, आप उससे आगे नहीं जा, स्वतंत्र हो आप बेशक, लेकिन आपका दायरा बंधा हुआ है, उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। समझ रहे हैं आप? उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं वैज्ञानिक, साइंटिफिक वो बात करते हैं, किसी के कहे सुने पे वो बात नहीं करते हैं। अगर कहते कि श्याम ने उजला कौवा देखा, तो जाहिर सी बात है आप जब तक उसे देखोगे नहीं तो कैसे मान लोगे कि वो उजला कौवा था। तो वही बात ये भी करते हैं कि जो भी घटनाएं होती है समाज में, जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसको कहते हैं कि इसको मानने के लिए हमें साइंटिफिक रूप में मानना होगा, साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। जैसे अगर साइंस पढ़ते हैं आप, विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसका एक लैब है, ठीक है, मतलब H2O बना हुआ, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बना हुआ, ऐसे होता है कि पानी ये मिल के बनाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, एक समाजशास्त्रीय के लिए क्या है, ये पूरा होल जितना भी है समाज ही लैब है। ये होल जितना भी है तो सोसाइटी ही हम लोग का लैब है, खुला लैब है, आप इसे स्टडी करो, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से, प्रोसेस वही रहेगी, लेकिन आप उस तथ्य तक आपको जाना है। काला उजला कौवा आपने देखा, तो मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे मानूं? तो उसके लिए क्या करना होगा, निरीक्षण करना होगा, जाके बातें करनी होंगी, जाके उसे देखना होगा, उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि नहीं सही में हुआ था, जो घटनाएं घट चुकी है वहाँ नहीं थे, उसके बारे में पता लगाना है।
अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। वो कहते हैं कि मतलब वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, तकिया कलाम नहीं होनी चाहिए। वो इस पे बात करते हैं। फिर कहते हैं कि एक अनुशासन तो होनी चाहिए। आप ठीक है कि बना हुआ है, सही बात है, लेकिन अनुशासन भी तो जरूरी है। आप स्वतंत्र भी है करने के लिए, साइंटिफिक रूप से बात भी कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है आपको, अनुशासन में रह के करना होगा। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का हुआ, इसका एक बेटा होता है, ये होगा बाप। मान लीजिए इसका एक बेटा होता है, दूसरा हो जाता है इसका बेटा, ये हो गया बाप, ये हो गया बेटा, ठीक है। इसका अब शादी होता है, इसका भी होता है बेटा। मान लीजिए कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हम इसको दे देते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे ही प्रोसेस बढ़ा, बाप ये भी था, बाप ये भी हुआ, लेकिन अब देखिए, समझिए आप इसको, मतलब सच्ची मतलब सिंपल समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाप ये भी है, बाप ये भी है, ठीक है, पिता ये भी है, पिता ये भी है, कल को ये भी बनेगा। लेकिन क्या है, अगर बाप ये बन गया तो इससे ज़्यादा उड़ेगा तो नहीं, ये बाप तो यही था। तो क्या है कि इसके लिए एक दायरा बना हुआ है, नियम बने हुए हैं कि हम स्वतंत्र तो है ये भी, कि शादी हुआ, 2 बच्चों में ये भी बाप बना है, लेकिन क्या है कि इसके लिए भी नियम बना हुआ है कि हम उसके साथ कैसे पेश आएंगे, किस तरह से मैं बात करूँगा। सेम वही चीज़ जो होता है, सेम यही चीज़ होता है यहाँ पे जो मैंने बात किया। होल सोसाइटी का भी यही काम है। आपको करना तो सब कुछ है, लेकिन अनुशासन में रह के करना है। समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इनके थोड़ा और विस्तार में इस पर बात करते हैं, ठीक है। और ये मैंने पता है फ्रांस की ये थी, हमेशा ये इसका देखिए कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको आपको हमेशा याद में रखना, मतलब ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको स्मरण रहे, आपको जल्दी भूले नहीं उस चीज़ को। कंसेप्ट क्लियर रहा तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड जो थे, ये हमेशा मतलब जैसे कि पहले बात किया कि साइंटिफिक रूप से ये बात करते, कहते हैं कि अधिकांश कार्य इस बात से संबंधित रखते थे, ठीक है। अधिकांश कार्य इस बात से संबंधित था कि आधुनिकता में समाज अपनी अखंडता और सुगंधता कैसे बनाए रखे। कह रहे हैं कि जैसे डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, सही बात है, लेकिन उसमें अखंडता और सुगंधता मतलब कैसे बनाए रखें, निरंतरता वो कैसे चले। ऐसे एक ऐसा युग जिसमें पारंपरिक, समझ में आ रही है आपको, जिसमें वो कहता है पारंपरिक, जिसमें बात करते हैं पारंपरिक, है ना। अब पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक संबंध, मतलब कंटिन्यूटी में जो होता है, इसमें कंटिन्यूटी में जो होता है सामाजिक, सामाजिक धार्मिक, ठीक है। कह रहे हैं कि सामाजिक धार्मिक संबंध बहुत कम सार्वभौमिक है, ठीक है। इसमें नई सामाजिक संस्थाएं अस्तित्व में आई है, ठीक। समाज कैसे वैज्ञानिक अध्ययन की अवधारणा है, आधुनिक समाजशास्त्र के लिए आधार तैयार किया, और रोमन उन्होंने जो आधार से तैयार किया समाज, जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि अनुशासन ही, अनुशासन का वो बात कर, स्वतंत्रता को वो बात करते हैं, फिर वो धार्मिक का तो बात करना ही है इनको। धर्म की बात करें तो इसके बाद हम लोग आगे जब चलेंगे तो मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, समझना है आपको, कहते हैं कि धर्म अफीम है। आप किसी से वो करवाना है तो धर्म का रास्ता दिखा, तो वो बेहिचक बिना सवाल किए आपका वो हर एक कार्य करेगा। तो
ये भी बात कर धर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि सांख्यिकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक अवलोकन जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया। जैसे वहाँ वैज्ञानिक पद्धति का मैंने बात किया, तो कहते हैं कि सर्वेक्षण सर्वेक्षण ठीक है, और ऐतिहासिक अवलोकन, और जो होता है, और ऐसे समझिए कि ऐतिहासिक अवलोकन ऐतिहासिक, ये कहे तो सिंपल बात से मैक्रो माइक्रो होता है ना, तो ये अध्ययन किए थे जमीनी स्तर पे, आपको ऐसे समझना होगा। ये जमीनी स्तर पे बात करते हैं, मतलब नीचे जो पौधा होता है ना, जमीन पे बात करते रह करके। इसमें भी आप जब आगे पढ़ाएंगे आपको इस पे बात करेंगे, तो जितने भी रिसर्चर होते थे दो तरह के होते थे, जो मुख्य रूप से बात होता है उस पर। एक होता है आर्म्स चेयर्स। आर्म्स चेयर्स जितने भी होते हैं फिलोसफर जो थे, कि वो फील्ड वर्क नहीं करते थे, वो बैठ करके बस अनुमान लगाते थे, उसके अकॉर्डिंग वो बात करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो थे ना, ये ज़मीनी स्तर पर जा करके आगे चलेंगे, इनका जो थ्योरी है सोसाइटी का जो थ्योरी है उस पर बात करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे कितने अध्ययन किए थे, कि 26,000 सोसाइटी पर अध्ययन किए थे वो। तो कहते हैं कि ये ज़मीनी स्तर पर जाके बात किए हैं। हर एक चीज़ में कहते हैं कि साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है। वो अवलोकन करते थे, उसको देखते थे, निरीक्षण करते थे, परीक्षण करते थे, उसके बाद वो कंक्लूजन निकालते थे, दरखान जो थे, ठीक है। और ये इनका जो सबसे बड़ा जो अगर जो कहें कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, अभी हम उस पर बात करेंगे कि इनका जो जितने भी लेख आए थे उनको आपको याद रखना है, कि बात करते हैं उनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, खींचना नहीं। अगर मैं इस पर बात करूँ तो कम से कम 3-4 घंटे इस पर लेक्चर चल सकती है, इतना बड़ा ये थिंकर है। मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ, हमें शॉर्ट में इसलिए खींचना है कि आपको एग्ज़ाम के तहत देखना है, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो सटीक हम लोग बात करते हैं। 26 थिंकर कंप्लीट करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा थिंकर जो होता है उस पर बात करेंगे। 10 मिनट है, उसमें शॉर्ट करके बात करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो इनकी कृति है ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको देखना है कि पहले कहता है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो आता है 1893 में, मतलब 1893 में, ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड आता है 1895 में, ठीक है। उसके बाद आता है दी सोसाइटी 1897 में, 1897 में। उसके बाद आता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ। उसके बाद आता है सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट पहले आता है, जो कि मैं सीक्वेंस में से कर दिया हूँ, लेकिन फर्स्ट नंबर को देना कि सोशल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसलिए नोट डाउन कर लेना कि ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ आते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर 100% जो है, इस बार में अगले बार एक बार मतलब गैप कर कैसे करके आपको डिवीज़न ऑफ लेबर पूछ ही देगा। इसमें फंसते कैसे हैं स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट इसलिए फंस जाते हैं इसमें क्योंकि मार्क्स का भी है ना, मार्क्स का भी श्रम विभाजन वगैरह जो पढ़ते हैं आप, उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद वगैरह जो पढ़ते हैं, क्लास स्ट्रगल पढ़ते हैं, तो डिवीज़न से छात्र सस्पेंस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्क्स भी दिया हुआ है, दरखान भी दिया कि मैं टिकअप किस पे करूँ, मार्कअप किस पे करूँ। तो आपको हमेशा इस पे ध्यान देना होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में जो आता है वो दरखान का ही है।
आपको इस पे नहीं जाना है, इसके साथ कभी मत जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये फंसाने वाला काम ही करता है, ये लेवर्स वर्ड जो है ना, फंसाने वाला काम ही करता है। और ये होता क्या है पता है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में होता है ना कि आप दरखन के जगह जो है सो आप मार्क्स में लगा के चले जाते हो। तो इसको हमेशा ध्यान रखना होगा। और मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इनका जो ये जो इतनी कीर्ति जो इनका जो आया था, इन्होंने जो थ्योरी दिया था, इस पर जो पब्लिश किए थे ये, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर पे, ठीक है। तो दुर्खिम ने कहा कि आधुनिक समाजों में कार्यों का विभाजन जटिल होता है, ठीक है। दुर्खिम कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो है कार्यों का विभाजन जो है काफ़ी जटिल होता है, मतलब काफ़ी संघर्ष में होता है। तो ये है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो आता है 1895 में, मतलब 1895 में। तो सॉलिडेरिटी का मतलब समझा ही देता हूँ। मतलब चलिए, सॉलिडेरिटी होता क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी मतलब सामाजिक एकजुटता, ठीक है ना, सामाजिक एकजुटता। इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग बांटा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरा होता है ओरिजिनल में। तो कहते हैं उसको हिंदी में कहेंगे यांत्रिक एकजुटता और संगठित एकजुटता। यांत्रिक से आप स्पष्ट समझ में आपको आ रहा होगा, और संगठित का मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक है ना, सामाजिक मतलब समझ रहे हैं आप, एकजुटता मतलब संगठित बनाना। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। एक इस भाग में डिवाइड किया कि यांत्रिक मतलब जिसको कार्य आता है, मतलब उस स्किल में कार्य, जिसके पास कार्य की स्किल हो, ठीक है, मतलब जिसको ट्रैक्टर चलाना हो, जिसको मशीन चलाना हो, उसको एक भाग में बांटा, उसका एक संगठन अलग से बना, एकजुट हुआ। दूसरा कहता है संगठित एकजुटता, और इसमें इसका एक अलग संगठन बनाया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब दो भागों में उन्होंने बांटा, मैकेनिकल और इसमें। तो कहता है कि मैकेनिकल सोसाइटी में कहते हैं कि पारंपरिक समाजों में पाई जाती है, जो है ना, जहाँ लोग समान होते हैं। यहाँ जो होते परंपरा से जो ऐसे पाए जाते हैं कि यहाँ पे लोग समान होते हैं, एकजुटता पे रहते हैं। और दूसरा में कहते हैं कि आधुनिक समाजों में जहाँ कार्यों का विभाजन होता है, परस्पर उस कार्य पर निर्भर होता है। यहाँ क्या होता है कि कार्यों का विभाजन तो होता है, विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्यों का विभाजन होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे कहते हैं। ये है इनका जो नेक्स्ट अध्ययन रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया पे जो अध्ययन किए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों पर अध्ययन किए थे। इनके कहते हैं कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ, जो कि आता है 1912 में आता है ये चीज़। इनकी जो कृति आती है 1912 में आता है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ, ठीक है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पे जो है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ही आदिवासियों का अध्ययन किया। इस पे जो अध्ययन किया इन्होंने, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो खींचना मैं पहले से बता रहा हूँ कि लंबा नहीं करना है, कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने बात किया था, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई जो थे आदिवासियों का अध्ययन किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों पर अध्ययन किया। तो रिलीजन से तो आप समझ में आ रहा है कि धर्म, रिलीजन से ही समझ में आपको कि ना रिलीजियस होगा तो मतलब धर्म का ही बात होगा, लाइफ। तो सिंपल मतलब और छोटा करके मैं बता दूँ, अगर जो इसका जो आपको याद करने का तरीका स्पष्ट रहेगा, कि बताया कि धर्म मूलतः समाज का ही प्रतीक है। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर अध्ययन किया, आदिवासियों के वहाँ पे जो आदिवासी थे, जो जनजाति रहते थे, तो उस पर अध्ययन किया कि ये लोग जितने भी थे वो धर्म पर ही निर्भर थे, धर्म पर ही निर्भर थे।
जैसा कि पहले भी मैंने बात किया कि मार्क्स, अभी लिखा ही हुआ है मार्क्स, कहता है धर्म हर खफियों है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है उस चीज़ से कहता है कि नेचर जो है कहीं ना कहीं सुपर पावर है नेचर में, उससे वो लोग डरते हैं। ये इनकी जो बुक है इसको ला सुसाइड भी कहा जाता है, या फिर द सुसाइड भी आप कह सकते हैं, ला सुसाइड या फिर द सुसाइड। ये आता है 1997 में या फिर 1897 में। तो ये जो है 26,000 ये ऐसे समाजशास्त्रीय थे जिन्होंने अध्ययन किया। 26,000 पे जाकर अध्ययन किया था इन्होंने सुसाइड पे। ये आप हमेशा याद रखना कि 26,000 व्यक्ति से जाकर के पूछना वहां पे, आप सोच सकते हो कि वहाँ मतलब बोले नहीं कि इन्हें जमीनी स्तर पे इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य किया, इनको देखा इन्होंने कि क्या समस्याएं हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे भी निचोड़ निकालते हैं वो कि कंक्लूजन को निकलता है जिसमें कहते हैं कि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा सुसाइड होते हैं, विवाहित की अपेक्षा अविवाहितों में ज़्यादा सुसाइड होते हैं। तो इस तरह के इन्होंने करीब 11-12 जो है सो कंक्लूजन निकाले। अब सोचिए आप, ये 26,000 जब अध्ययन किए तो उनमें से कंक्लूजन जब निकला तो 12-14 निकला। आत्महत्या का अगर कारण है तो समाज है। समझ में आया आपको कि आत्महत्या जो लोग करते हैं, जितने भी इन्होंने 26,000 अध्ययन किया और 12-14 ऐसे कंक्लूजन निकाले, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें समाज ही जिम्मेदार है। आपके मन में भी प्रश्न आएगा ये कैसे होगा। अब ऐसे समझिए कि एक बच्चा मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, 10वीं का एग्ज़ाम दिया, वो किसी कारणवश हो सकता है वो फेल कर गया, तो समाज उसे ये नहीं कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे से पढ़, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, पास हो जाना। उसे समाज ये किस नज़रिए से देखता है कि हाँ तुम ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिसमें वो मजबूर होकर के, कई ऐसे फैमिली में होते हैं जो करते हैं, बच्चा डर जाता है उस चीज़ से, तो मजबूर होकर के उसे जो है आत्महत्या को स्वीकारता है। मैं सिंपल से कहा कि आए दिन आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है कि 10th का एग्ज़ाम रिजल्ट आते ही इतने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। तो कहते जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर है तो सोसाइटी ही, समाज है। फिर इन्होंने जब आगे बढ़ा तो इसका 4 तरह से इसको बांटा, सुसाइड को 4 तरह से डिवाइड किया कि ये होता है इगोइस्टिक सुसाइड। जो सुसाइड को उन्होंने बांटा तो पहला बात था इगोइस्टिक, मतलब इससे आपको समझ आता है ईगो, कैसा है ना, ईगो में आगे कुछ भी करना, अपने आप को ये समझता है कि मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। ठीक है ना। तो कहता है कि जब व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ जाता है, मतलब वो ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे कि समाज उसे हे भावना से देखते हैं, उसको उस नज़रिए से देखता है कि यार ये क्या कर रहे, मतलब समाज के मतलब क्या
इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, कुछ वैसा वो कर देते। तो उस स्थिति में आकर के जैसे कि ईगो से ही स्पष्ट होता है। जैसे कि आगे हम जब फ्रायड का नियम पढ़ेंगे, ईड ईगो सुपर ईगो, जब फ्रायड का नियम पढ़ते हैं तो ईड ईगो सुपर ईगो जब होता है तो ईगो यहाँ पे वही वाला होता है कि ईगोस्टिक, ईगो वाला। तो ये जो इगोइस्टिक में जो आते हैं, ईगो में आकर ये सुसाइड करता है, बात कर रहा है मतलब एक्स ये है और वाई से बात कर रहा है, सीधे मुंह इससे बात नहीं कर रहा है। तो इसके मन में अब ये आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उस आवर में आकर के, उस सिचुएशन में आकर के, उस स्थिति में आकर के ये अपने आप को खत्म कर लेता है, अपना ईगो हार्ट कर लेता है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, अब मैं इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, बस अपने आप को डुबो देता है। ठीक है, तो ये आता है इगोइस्टिक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनोमिक में। एनोमिक सुसाइड कैसा होता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, या आर्थिक स्थिरता हो। ठीक है ना, एनोमिक जो होता है सुसाइड, सामाजिक या आर्थिक स्थिरता है, सामाजिक या आर्थिक स्थिरता। सामाजिक या आर्थिक स्थिरता की जो बात करते हैं एनोमिक में, तो इसमें बात करते हैं कि राजनीतिक या नैतिक स्थिरता होती है। ठीक है, इसमें आता है एनोमिक में। और इसको और देखिए स्पष्ट रूप से कम शब्दों में समझा रहा हूँ मैं, मतलब समझ में आपको आ जाएगा। ये कहता है कि अगर विश्व में सामाजिक मूल्य नियंत्रण और स्थिरता, समझ रहे हैं आप, कि अगर विश्व में सामाजिक मूल्य नियंत्रण और स्थिरता नहीं रही तो परमाणु युद्ध जैसी स्थितियाँ अराजकता से उपज सकती है। अब समझ रहे, अपने आप को उच्च दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में, ठीक है, अगर नहीं रही तो यह स्थिति आ सकती है, मानवता अपने विनाश की ओर बढ़ सकती है। अल्ट्रिस्टिक आत्महत्या पे जिसे कहते हैं परोपकार आत्महत्या। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। परोपकार से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि समाज या किसी विश्वास के लिए अपनी जान दे देना, देश, राष्ट्र, समाज के लिए अपने आप को मतलब निछावर कर देना, जान दे देना। जैसे कि सैनिक, सैनिक समझ सकते हैं, ये राष्ट्र के हित में अपना जान देते हैं, अपने आप को राष्ट्र के हित के लिए करता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे परोपकार आत्महत्या, जिसमें बहुत सारे अपना राष्ट्र विश्व की रक्षा के नाम पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी के हित के लिए अगर अपने आप को मतलब विश्व की रक्षा के नाम पर परमाणु युद्ध छेड़ता है तो यह ऑटिस्टिक आत्मघाती हो सकती है, सामूहिक आत्महत्या। मान लीजिए अगर अभी अभी जो लड़ाई जो हुआ था और पाकिस्तान, दोनों में जो हुआ था, अगर परमाणु बम यहाँ से यहाँ गिरता है, यहाँ से यहाँ गिरता है, तो जान अगर दे रहे सैनिक, तो ये राष्ट्र के हित में दे रहे हैं, न कि स्वयं के लिए, स्वयं के स्वार्थी, राष्ट्र के हित में अगर सुसाइड कर रहे हैं। जो सुसाइड को 4 भागों में बांटा, उस भाग में ये बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड पे।
अत्यधिक नियंत्रण से आत्महत्या। देखिए मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हैं आप। तो समाज जो है एक नियंत्रण कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है, समझ रहे हैं आप कि कहना क्या चाह रहा है कि समाज जब व्यक्ति पर अति नियंत्रण हो और उससे कोई विकल्प न रह के, जब व्यक्ति है इस पे नियंत्रण पूरा रख लिया जाए कि तुमको कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, सारा कुछ, इसके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। न अपने मन से अगर इसको रोज चावल ही खिलाना है तो रोज इसको चावल खिलाना है। तो इस स्थिति में आकर के वो अपने आप को मृत्यु तक पहुंचता है, सुसाइड कर लेता है। इसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। अगर कहे तो तानाशाह के रूप में इस पे जोर जबरदस्ती जो भी होता है दबाव में किया जाता है इसके साथ। तो उस स्थिति में आकर के सुसाइड करता है। तो सिंपल ही मतलब एक ही लाइन मैंने बता दिया। कहता है कि जब व्यक्ति पर अति नियंत्रण हो और उससे कोई विकल्प ना हो। मैंने बुक का जो नाम जो बताया था, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस पर ध्यान देना ही होगा, मतलब स्मरण रखिए, समझे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दरख्यान के बारे में, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने रखा है, मैं कोई स्पीड में भी नहीं गया हूँ। समाज को दी किसने कहा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपको बताना है। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, अगर आप एक्स्ट्रा थिंकर के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, और उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। ऐसे बता तो रहा हूँ लेकिन शॉर्ट में ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी नज़दीक एग्ज़ाम आ गए हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ उसको खींचूँ। और थिंकर तो जाहिर सी बात है, मतलब थोड़ा तो चला ही जाएगा, लेकिन उससे भी छोटा छोटा करने की कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए, कम समय में समझ में आ जाए, आप उस पर स्टडी कर चुको, अच्छे से बात कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल थिंकर पे भी चलते हैं, उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। नीट का तो ज़्यादा, ठीक है, जितना ये करा रहा हूँ ना, ये और पिछला जो वीडियो कराया हूँ, लगभग आपको क्वेश्चन आएगा। ये इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आना ही आना है। जैसे मैंने वहाँ प्लेटो अरस्तु का बात किया था, उसमें से जॉन लॉक के बारे में मैंने बात किया था, तो उसमें श्योर है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आता ही आता है, मिलान वाला आ जाता है, तो उसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे इब्न खालदून के बारे में मैंने बात किया था, इब्न खालदून का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको वो चीज़ याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अपना प्रतिक्रिया विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।